भैया पहले हमने एंशियंट इंडिया शुरू करा था, वहां पर पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी। मेरा क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है, एंशियंट इंडिया, मिडिवल भैया इंडिया। स्लेव डायनास्टी। हाँ बढ़िया बात। मॉडर्न इंडिया। तो मिडिवल इंडिया का टाइम जोन मैंने आपको लिखवाया 1206 1206 एडी टू 1757 एडी। तो 1206 में मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, पहली डायनेस्टी। अभी अभी बोला है स्लेव डायनेस्टी। जब तक बाकी आ रहे हैं थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा हिना, सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई हिना? सर खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी। बहुत बढ़िया। खलजी डायनेस्टी में फेमस रूलर, अलाउद्दीन स्ट्रॉन्गेस्ट, खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने साउथ इंडिया को मर्ज कर लिया था। मीर खुराफू। पुनीत दोबारा मलिक बोलो। काफूर, मलिक काफूर, मलिक मलिक काफूर। काफूर। मलिक काफुर, मलिक काफुर। क्या बढ़िया बात है, ये याद रखना है जी, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। खलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी? डायनेस्टी। सैयद। नहीं नहीं, अच्छा। अरे तुगलक डायनेस्टी रह गया भाई, इसका मतलब एक डायनेस्टी रह गई। तो अभी उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो खलजी डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी आई वो आई तुगलक डायनेस्टी। टोटल पांच डायनेस्टी हैं ये दिल्ली सल्तनत में। तुगलक डायनेस्टी के बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के लिए कोई ऐसा हिस्टोरिकल हैपनिंग जो जीके में आए वो नॉट अवेलेबल। और उसके बाद, अरे सैयद डायनेस्टी के बाद लोडी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के पहला राजा, फाउंडर याद कर लो, जल्दी बताओ कौन बता रहा है? अरे बोलो, लोधी डायनेस्टी का पहला राजा बच्चों। बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी। बहलूल लोधी। और आखिरी राजा याद कर लो जी बस, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोधी। जिसका कत्ल किसने करा था? बाबर ने। बाबर बाबर। ने। और शुरू हो गया था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर हिंदुस्तान में 1526। मैंने याद करा दिया। हिंदुस्तान में तीन फेमस लड़ाइयाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं भैया। जिसका नंबर आए वो थोड़ा कोशिश करो ना। अभिषेक से पूछ रहा हूँ। अभिषेक क्लास में आ गया? ऋषभ, ऋषभ आपसे पूछे। यस सर। ऋषभ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ईयर, कौन जीता कौन हारा? 1526 बाबर जीता था कौन? और इब्राहिम लोधी हारा। इब्राहिम लोधी हारा। बढ़िया बात। रौनक खंडेलवाल आपका नंबर है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ईयर, कौन जीता कौन हारा? तो 1527। ना ना, ए भाई 1527 कहाँ? अरे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556। भैया पुनीत कुंद्रा की तैयारी बढ़िया चल रही है। बाकी बच्चे भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? पुनीत कुंद्रा आपको ही बताना है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर 1556। जीता, हेमू हारा। हेमू हारा था, बढ़िया। और पुनीत कुंद्रा को ही बताना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761। बढ़िया। कौन जीता कौन? नादिर शाह अब्दाली जीता और मराठा और मुगल हारे गए। बढ़िया बात, बढ़िया बात। और मैंने यहाँ हिस्टोरिकल हैपनिंग बताई थी, तख्ते ताउस, बोले तो पीकॉक थ्रोन। और क्या लेके गया था? कोहिनूर। कोहिनूर लेके गया था जी। तो एक बार दिल्ली सल्तनत का खेल। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। फर्स्ट, अब की बार अवंतिका बोलेगी, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान। बढ़िया भैया, चीजें याद करनी शुरू कर दी है बच्चों ने, तो पीछे मत रह जाना कोई। रजिया सुल्ताना। तो भैया स्लेव डायनेस्टी का खेल खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने खलजी डायनेस्टी की बात करी। सबसे फेमस रूलर उसमें अलाउद्दीन खलजी। दीपांशु आ गया क्लास में? यस सर। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं। अरे किताबें विताबें सारी याद रखना जितनी भी हिस्ट्री में बताई हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था खलजी डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी कौन सी? पांच डायनेस्टी आई है दिल्ली सल्तनत में। कौन सी डायनेस्टी? सैयद से पहले, अभी अभी बताया तुगलक। भैया। एक पेपर ये लिखना रह गया, स्लाइड बनानी रह गई है, एक बार जल्दी से कहीं पेपर पे लिख लो। अनन्या आपको याद हो गया? यस सर। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खलजी, तीसरी खिलजी। तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, चौथी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, और पांचवी डायनेस्टी लोधी लोधी डायनेस्टी। डायनेस्टी।
तो दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी का खेल रह गया है, तुगलक डायनेस्टी 1320 से। अरे लिख पा रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दूं? आदित्य देव लिख पाओगे? बस दो चार मेजर हैपनिंग्स हैं तुगलक डायनेस्टी की। आसिफ बोलना शुरू करूं? हाँ भैया। अरे है ना पेपर पेन लेके बैठे हो सब? आसिफ, हाँ भैया हाँ। तो तुगलक डायनेस्टी, 5 डायनेस्टी की बात करिए दिल्ली सल्तनत में, तो तीसरे नंबर पर तुगलक डायनेस्टी, ब्रैकेट में टाइम जोन लिख लो 1320 एडी से 1414 एडी। करीब करीब 100 साल तक चला तुगलक डायनेस्टी। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं जी। अभिषेक टाइम से आ जाया करो भाई। तो तुगलक डायनेस्टी, अनन्या बताना टाइम जोन 1320, 1320 एडी टू 1414 एडी। 1414 एडी में शुरू हो रहा है यहाँ पर सैयद डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी बता दिया, थर्ड नंबर पर है यहाँ पर। इसमें फाउंडर कौन? गयास, फाउंडर लिख लो तुगलक डायनेस्टी के पहले राजा, बस नाम ही याद रखने वाला काम है इसमें। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर, पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक लिखा गया अनन्या? Yes, sir. उसके बाद उसका बच्चा गद्दी पे बैठा। ये बात बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला लिख लो मोहम्मद बिन तुगलक। ये बढ़िया, यहां पर क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन क्या आएगा वो बताऊंगा अभी। लिखा मोहम्मद बिन तुगलक। दीपांशु लिख पा रहे हो? यस सर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे रजिया सुल्ताना का एक ही क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो, कि फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्ताना, ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का एक ही क्वेश्चन है मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बस ये याद कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद, थोड़ी स्टोरी सुनाऊंगा जरूर मैं आपकी नॉलेज के लिए, बट आपके जीके का एक ही क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लिख लो बस उसके आगे मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये समझाऊं क्या दीपांशु? समझाऊं क्यों ऐसा? यस सर। मैं इसकी 2-3 पॉलिसीज की बात करता हूं। 2-3 पॉलिसीज, 25 साल इसने रूल करा करीब करीब, और 25 साल के रूल में मोर देन 40 रिवोल्ट्स हो गए इसके। तो बस ये लड़ाइयां ही लड़ता रहा, देश को ही बचाता रहा। 2-3 पॉलिसीज बताता हूं जिसकी वजह से इसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर कहा जा रहा है। टोकन करेंसी। अनन्या साउंड क्लियर है बच्चे? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो अब ये बातें बस सुननी है, इंटरेस्टिंग है, याद रखने वाला काम है। इसने क्या करा, हिंदुस्तान में सिल्वर कॉइन चलते थे, सिल्वर तनका, इसने सेम वैल्यू का ब्रॉन्ज कॉइन इशू कर दिया। दीपांशु मैंने क्या बोला है? सर सिल्वर तनखा के वैल्यू का ब्रॉन्ज कॉइन इशू कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इसने जो करेंसी इंट्रोड्यूस करी सोसाइटी में, वो करेंसी फेल हो गई, वो करेंसी फेल हो गई। अरे सिल्वर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन सेम बाइंग पावर, तो बाजार में से सिल्वर कॉइन लोगों ने लेकर मेल्ट करके बाजार में सिल्वर के भाव बेच दिया, और इसकी पॉलिसी फेल, और इसको करेंसी जो इसने इंट्रोड्यूस करी थी उसको कैंसिल करना पड़ा। अरे बात समझ में आ गई जी दीपांशु? सर उसकी मतलब फेस वैल्यू उसके बराबर थी, और मेटल वैल्यू होती है वो अलग थी। दो करेंसीज इसने अलग अलग मेटल की सेम बाइंग पावर रख दी। ऐसी कंडीशन में एक करेंसी को बाजार में लोगों ने क्या करा, मेल्ट करके बाजार भाव, अरे मेटल महंगा है ना, सिल्वर महंगा होता है, तो बाजार में बेच दिया। ऐसी कंडीशन में इसके चलते इसे अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। एक बात समझ में आ गई? ओके सर। मैं और सर ये हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी होता था ना, 1 रुपए के कॉइन को गला के 1.5 रुपए का कॉपर निकाल लेते थे। भैया देखो, आज के जमाने में अगर मैं 1 रुपए का सिक्का बोलूं तो जिलेट का बिल्कुल वेट कम होता जा रहा है, मेटल महंगा होता जा रहा है। तो पुराने टाइम पर, पुराने का मतलब मैं सिर्फ 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा है, तो उस जमाने में 1 रुपए से कम 50 पैसे, 50 पैसे से कम, अब मैं 50 पैसे से कम 20 पैसे 10 पैसे ये एल्यूमिनियम के होते थे। अरे भाषा किसी ने देखा है? एल्यूमिनियम के कॉइन यस होते सर। हैं, तो 10 पैसे 20 पैसे। तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम कॉस्टली हो गया, तो बाजार में अब आपको सिक्का नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने उसको लेकर मेल्ट करके बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इवन 1 रुपए का पुराना सिक्का हैवी है जिलेट का, और आज वाला सिक्का बहुत लाइट वेट है, तो कॉस्टिंग का फर्क तो है ही। लेकिन इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता जितना उस जमाने में ब्रॉन्ज और सिल्वर में था। ये बात समझ में आ रही है जी?
कॉपर, अरे बात समझ, अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो कॉपर कॉइन आते थे, 1 आना 4 आने। अब वो आपने देखे नहीं होंगे, हिना कभी देखे हैं आपने पुराने सिक्के? Yes, sir. अरे वाह। तो वो मेटल के होते थे, मेटल बोले तो वो कॉपर के होते थे। तो लोग वक्त बदलने पर लोगों ने उसको बेच दिया, अब बहुत कम मिलता है, कहीं मंदिरों में कहीं वो भी पुराने रखे हो, चलते तो है नहीं। हिंदुस्तान में भैया कुछ एक दो स्टेट्स हैं जो बहुत गरीब हैं, जहां पर सिक्के आज भी चलते हैं, अदरवाइज दिल्ली में 1 रुपए से नीचे है। हिना चलता है क्या 50 पैसे? सर अब नहीं चलता। हाँ अब नहीं चलता। तो वापस आते हैं जी। तो मैं यहाँ बात बता रहा था, तुगलक डायनेस्टी में भैया एक ही क्वेश्चन है, जल्दी बता दें, हिना को आंसर बोलना है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आंसर। सर मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पर उसकी मैं कुछ 2-3 बातें बताना चाह रहा था जिसकी वजह से ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में। पहली बात, उसने करेंसी के लिए रूल्स बनाए जो उसको बैकअप करना पड़ा। दूसरी बात, उसने हिंदुस्तान में जो दोआब एरिया है, अरे जो हमारा प्लेन एरिया है ना, जो हिमाचल के नीचे, ये यूपी वाला, आज के ज़माने की बात कर लेता हूँ, ये जो यूपी का इलाका है, पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। इसे उस ज़माने में बोला जाता था दोआब रीजन। क्या बोला जाता था हिना, बोलना? सर एक और बार रिपीट कर दो। DOAB, दोआब रीजन। यहाँ पर दोआब। अलुवियल, हाँ, इस दोआब रीजन में मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, अलुवियल सॉइल अवेलेबल थी, खेती बहुत बढ़िया होती थी। तो इस इलाके के लोगों पर टैक्स ज्यादा इंपोज कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर टैक्स कुछ खास इलाकों पर, जो दोआब का इलाका था, आज के ज़माने का हरियाणा, पंजाब और यूपी, जहां फसल ज़्यादा होती है, यहां पर एग्रीकल्चर टैक्स इंपोज करा। और पता चला जिस साल टैक्स इंपोज करा उस साल बारिश ही नहीं हुई। भैया उस जमाने में पीपल डिपेंड अपॉन अल्लाह मेक दे, तो भगवान ने बारिश करी नहीं, फसल हो गई चौपट। तो लोगों के पास फसल ही नहीं है, लोग टैक्स कहां से देंगे? और सरकार को ये पॉलिसी भी बैकअप करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। बात समझ में आ रही है बच्चों? हिना? यस सर। और बताता हूं एक दो इससे, अरे बड़े सारे किस्से हैं। इसने क्या करा, दिल्ली से अपनी कैपिटल, इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल मध्य प्रदेश में, अरे जगह का नाम भी बता रहा हूं, दौलताबाद। क्या नाम बोला है मैंने हिना? दौलताबाद। इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल, जिसने कहा भैया दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान। अरे आपको मालूम है मलिक काफूर, अरे किसका सेनापति था हिना, जल्दी जल्दी बोलो। सर अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर ने साउथ इंडिया को कैप्चर करके मिला लिया था अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में। तो दिल्ली सेंटर तो है नहीं इंडिया का, तो इसने कहा कि भैया पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए सेंटर में बैठा होना चाहिए, कैपिटल सेंटर को बनाना चाहिए। तो इसने मध्य प्रदेश का एक इलाका चुना, दौलताबाद, और इसने कहा हम तो अपनी कैपिटल चेंज करेंगे दिल्ली से दौलताबाद। और इसने सारे लोगों को बुलाया और सबको कहा भैया सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सारे ऑफिसेज हम लेके जाएंगे दौलताबाद। लेकिन ये शिफ्ट नहीं कर सका और इसे ये पॉलिसी भी कैंसिल करनी पड़ी। अरे क्लियर हो गया बच्चों? दीपांशु? यस सर। तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये इसने पॉलिसी बनाई, इसको भी कैंसिल करना पड़ा। और बताता हूं, कराचीन एक्सपीडिशन, क्या नाम बोला है मैंने? अरे दीपांशु क्या बोला है? प्राचीन एक्सपीडिशन। कराचीन एक्सपीडिशन, इसने क्या करा, अरे उस जमाने में चाइना के उधर से, मैं मंगोलियाई रूलर्स की बात करता हूं, वो आते थे और हिंदुस्तान में अटैक करके लूटपाट करके ले जाते थे। तो यहाँ के गांवों में कत्लेआम हो जाते थे। तो इसको गुस्सा आ गया राजा को, इसने कहा भैया ये हमारे लोगों को आके मार जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। और इसने पॉलिसी बनाई, अरे पॉलिसी बनाई सर्दियों में। सर्दियों में जब पहाड़ों पे बर्फ होती है तो इसके सैनिक आधे जाते हुए मर गए और रास्ते में से आते हुए आधे सैनिक मर गए, और इसकी ये पॉलिसी भी फेल हो गई। अरे भाषा समझ में आ रही है? यस सर। तो इसने, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोले हैं, ये पेपर में इन नामों से नहीं आएंगे। मैंने कारण बताया है कि इस राजा को मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता था। करेंसी के लिए पॉलिसी बनाई, खुद ही बैकअप कर दी। कैपिटल को चेंज करने की बात करी, खुद ही बैकअप कर दी। एग्रीकल्चर के ऊपर विशेष प्रकार का टैक्स लगाया, पुराने सालों में प्रोडक्शन ज्यादा, इसी के टाइम पर गड़बड़ हो गई और इसने वो पॉलिसी भी बैकअप कर ली। कराचीन एक्सपीडिशन, इसने कहा पहाड़ियों को पार करके उधर जाके हम लोगों को मारेंगे, पता चला वहां पहुंच ही नहीं पाए।
मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चले अनन्या। Yes, sir. तुगलक डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर फिरोज शाह तुगलक। लिख लो जी। बस ये तुगलक डायनेस्टी के इस राजा के बारे में कुछ बातें और बताऊंगा और ये डायनेस्टी का खेल खत्म। तुगलक डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर क्या नाम बताया मैंने अनन्या? Firoz Shah Tughlaq. अरे फिरोज शाह के बारे में दिल्ली में कुछ स्टेडियम वगैरह सुने होंगे तुमने, इसके किले भी बने हुए हैं दिल्ली के अंदर। अरे पता है किसी को? फिरोज शाह है जी, कौन बोल रहा है, बोलना जरा। फिरोज शाह कोटला। हाँ फिरोज शाह कोटला, तो वो वाला इलाका, वहाँ सारे किले। अरे अजमेरी गेट का नाम समझ में आता है ना आपको? वहां पर आज भी किले दीवारें सब बनी हुई है, इसी ने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक। बोलना शुरू करूं इसके बारे में? ये कहीं लिख लेना जी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स तुगलक डायनेस्टी में जो पेपर में जीके में आती है। अनन्या लिखा फिरोज शाह तुगलक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर इन तुगलक डायनेस्टी। Yes, sir. दूसरी बात है इसके बारे में, पॉइंट वाइज लिख लो बस। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? आर्मी को हेरिडिटरी बना दिया। सिपा सलार का बच्चा सिपा सलार, हेड का बच्चा हेड। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? आर्मी को हेरिडिटरी बना दिया। यस सर। लिखते बस मेन पॉइंट लिखते जाओ जीके में जो कैरी हो सकता है। तुगलक डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर फिरोज शाह तुगलक। दूसरी बात याद करो, इसने आर्मी को हेरिडिटरी बना दिया। हेरिडिटरी समझ में आ गया दीपांशु? यस सर। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी, ट्रूली इस्लामिक। ट्रूली इस्लामिक, अरे समझ में आता है? कट्टरवाद, हिंदी बोल रहा हूं, कट्टरवाद। अरे कट्टरवाद समझ में आता है हिंदी? अरे नहीं आता मना करो। यस सर, कट्टर अपनी बात पे कट्टर है। हाँ, अपनी बात पे अटल रहना। अरे ऐसे समझो, मुस्लिम्स में देखो, मुस्लिम में एक विशेष प्रकार का आजकल ग्रुप है जो बिल्कुल कट्टर है। बाकी लोग समय के साथ साथ बदल गए पूरी दुनिया में। मुस्लिम्स में बात कर रहा हूँ एक विशेष प्रकार के ग्रुप की, जैसे तालिबान। यू हर्ड अबाउट द तालिबान इन अफगानिस्तान? यस सर, अभी तो अमेरिका का वहाँ से चल रहा है ना। तो आइडिया दे रहा हूँ मैं, तालिबान क्या है? वो मुस्लिम में जो पुराना रिलीजियस कल्चर था, कट्टरवाद। कट्टरवाद कि डांस नहीं होना चाहिए, म्यूजिक इंडस्ट्री पर बैन है, फिल्म इंडस्ट्री पर बैन है, बुर्का प्रथा, महिला बिना बुरके के आ जाए गर्दन काट देते हैं। कट्टरवाद आइडिया लग रहा है जी मैंने क्या कहा? हाँ भैया। तो ऐसा जो आजकल तालिबान विशेष प्रकार का समुदाय पूरी दुनिया में, कहां पर मैंने नाम भी बताया कंट्री में, कहां पर? अरे जल्दी जल्दी बोलो। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो कुछ ऐसा था रूलर, ट्रूली इस्लामिक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इसने ये ट्रूली इस्लामिक में क्यों क्या बोल रहा हूं, इसने 4 प्रकार के टैक्स इंडिया में इंपोज करे। अरे नाम लिख लेना, बढ़िया खेल है, नाम लिख लेना। इंपोजिशन ऑफ 4 टाइप ऑफ टैक्सेस। खराज, दीपांशु मैंने क्या बोला है? खराज फर्स्ट है। खराज पहला टाइप ऑफ टैक्स। दूसरा जकात। तीसरा, ये बढ़िया है, ये अकबर ने खत्म करा था, जिजिया। खम्स लिखे जी आपने? लास्ट क्या है सर? खम, KHAAMS, खम्स। अरे लिखा? लिख लिए सर। खैराज, जकात, जिजिया, खम्स। खैराज का मत देखो, ऐसे नाम से पता नहीं चलेगा तो ब्रैकेट में इसका मीनिंग शॉर्टकट में लिख लेना। खैराज बोले तो एग्रीकल्चर टैक्स। जो भी किसान खेती बाड़ी करता था, सरकार ने, राजा ने अनाउंस कर दिया उसका 1/10 राजा को देना होगा, खैराज। अरे अनन्या समझ में आ गया? खैराज बोले तो एग्रीकल्चर टैक्स, आसान भाषा। ये Yes, sir. 1/10 आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये 1/10 पेपर में नहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्ट उस जमाने का डाटा बोल रहा हूँ। खैराज, जकात, प्रॉपर्टी टैक्स। अरे आज के जमाने में जिसे हाउस टैक्स बोलते हैं ना, उस जमाने में प्रॉपर्टी टैक्स। इंग्लिश वर्जन आपके समझने के लिए, उस जमाने में क्या बोला जा रहा है? जकात।
जिजिया पेपर में आया हुआ है बच्चों, ये पेपर में आया हुआ है एक से ज्यादा बार। जिजिया के आगे ब्रैकेट में लिख लो नॉन मुस्लिम टैक्स। नॉन मुस्लिम टैक्स। तो उस जमाने में पहली बार किसी राजा ने, देखो मुसलमान राजा तो इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी राजा ने हिंदुस्तान में कहा कि जो जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, उनको हिंदू के नाम से टैक्स देना पड़ेगा, या तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो या टैक्स दो विशेष प्रकार का। और उस टैक्स को बोला गया जिजिया। और ये जिजिया जब अकबर को पता चला कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर एक हिंदू होने का टैक्स देना पड़ता है, तो अकबर को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये क्या मजाक है, चेंज, कैंसल। अरे पिक्चर भी देखी होगी आप लोगों ने, अरे Yes, sir. तो याद पता है पिक्चर में ये बात दीपांशु? Yes, sir. बताइए। हाँ, तो भैया लिखते जाओ नाम जिजिया, जिजिया को ब्रैकेट में लिख लो नॉन मुस्लिम टैक्स। ये पेपर में आया हुआ है कि किस राजा ने इंट्रोड्यूस करा और किस राजा ने हटाया। अरे किस राजा ने इंट्रोड्यूस करा जिजिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। फिरोज शाह तुगलक। किसने हटाया? अकबर। अकबर। आगे बताता हूं, जब अकबर के बाद में मुगल एम्पायर में आगे चलूंगा और सबसे आखिरी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर औरंगजेब की बात करूंगा। औरंगजेब ने इसे हिंदुस्तान में दोबारा इंपोज कर दिया था। औरंगजेब का जब डाटा चलेगा तो वहां लिखवाऊंगा ये बात। तो औरंगजेब ने इसे दोबारा इंपोज कर दिया था। तो फिलहाल बस ये जिजिया के बारे में 3 बातें याद रखनी है। किसने इंपोज करा पहली बार? अरे जल्दी जल्दी बोल दो। हिना, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। किसने हटाया ये नॉन मुस्लिम टैक्स जिजिया? अकबर। और फिर दोबारा री इम्पोज करा? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने आप को टाइटल, देखो बात चल रही है तो बोल रहा हूं, औरंगजेब ने अपने आप को टाइटल दिया था जिंदा पीर। अरे पीर समझते हो ना, भगवान। अरे पीर समझते हो, पीर, पैगंबर। यस सर। तो उसने अपने आप को टाइटल दिया था जिंदा पीर। आगे आते हैं जी। तो जिजिया के बाद खम्स रह गया। खम्स बोले तो बूटी। अरे बूटी बोले तो, अरे हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक जब भी कहीं अटैक करते और दूसरे इलाके पे कब्जा करते, तो राजा कहता जो मर्जी लूट लो। तो वहां पर वो जो भी वो कलेक्शन लेके आते लूटपाट करके, उसका 1/6 राजा को देना पड़ता था, बाकी उस सैनिक का हो जाता था। इसे बोलते थे खम्स। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आर्मी के जो हमारे सोल्जर्स है वो जाते थे कहीं पर भी अटैक करने के लिए, तो उसके बाद जितना भी लूटपाट करते तो वो जो भी उन्हें मिलता उसका 1/6 राजा को देना होता था, बाकी उनका खम्स। तो 4 प्रकार के टैक्सेस इंपोज कर दिए, जिसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड एक ही टर्म में जो आ चुकी है एक से ज्यादा बार, जिजिया इंपोज। जिजिया वो पूछ सकता है, जिजिया बोले तो नॉन मुस्लिम टैक्स। वो पूछ सकता है नॉन मुस्लिम टैक्स किस राजा ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा। आपने याद कर लिया किसने हटाया और किसने रीइंपोज करा। वापस आते हैं जी, फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। ये उस जमाने में ग्रेट बिल्डर, लिख लो इसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक उस जमाने का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट, शहर बनाए इसने बहुत सारे, ग्रेट बिल्डर। अरे लिखा अनन्या, ग्रेट बिल्डर। यस सर। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको, लिखना चाहो लिख लो। हिसार, जौनपुर। अरे यूपी में फिरोजाबाद सुना है आपने? आजकल पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में बेंगल्स के लिए फेमस है फिरोजाबाद। यस पढ़ा भी है इसके बारे में। तो भैया ये फिरोजाबाद इसी का बसाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बिल्डर। हिसार में डेवलपमेंट, हिसार में डेवलपमेंट, शहरीकरण। जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद तो नाम से ही पता चल रहा है, इसी के नाम से है, फिरोजाबाद इन यूपी। ये सारे शहर इसी ने बनाए, ग्रेट बिल्डर। अच्छा, दिल्ली में रहते हो आप सब लोग। अरे दिल्ली में आर्टिफिशियल कैनाल्स बनी हुई है बहुत, देखी हुई है आपने किसी ने आर्टिफिशियल कैनाल? नो सर। बच्चों, त्रिनगर देखा है? अच्छा आपने त्रिनगर, अशोक विहार, अशोक विहार। अगर अब हम मेट्रो से जाएं तो साथ में आज भी आर्टिफिशियल कैनाल चल रही है, जिसे आप आज आप गंदा नाला बोल सकते हो, लेकिन वहां पानी आज भी चलता है उसमें। अरे आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, कैनाल अरे आर्टिफिशियल कैनाल समझते हो ना? खेती के लिए सिंचाई के साधन, इरिगेशन सिस्टम,
ग्रेट बिल्डर। इसने दिल्ली में भैया लोग डिपेंड अपॉन अल्लाह मेक दे, भगवान ने बारिश नहीं दी, फसल खराब हो जाती थी, तो इसने पानी के लिए व्यवस्था करी, इरिगेशन के सिस्टम डेवलप करे और आर्टिफिशियल कैनाल बनाई, और वो आज भी हमें दिल्ली में नजर आती है। अनन्या मेरी बात, अरे दीपांशु, त्रिनगर कभी मेट्रो से, त्रिनगर समझते हो ना, शास्त्री नगर, त्रिनगर, फिर उसके बाद Yes, गुलाबी sir. बाग, प्रीतमपुरा, तो उधर से मेट्रो से निकल रहे हो तो नीचे आर्टिफिशियल कैनाल अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। Yes, sir. तो ये उस जमाने में किस लिए? फॉर द इरिगेशन, एग्रीकल्चर सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, किसानों की सिचुएशन को बेटर करने के लिए इस आदमी ने जगह जगह आर्टिफिशियल कैनाल बनाई। ये क्लियर हुआ बच्चों? हिना, Yes, sir. हॉस्पिटल बनवाए इसने, दिल्ली के ही हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, लिख लो। अरे ग्रेट बिल्डर था, हॉस्पिटल बनाए लोगों की तीमारदारी के लिए। अरे तीमारदारी समझ में आती है? इलाज। हॉस्पिटल के नाम लिख लेना बच्चों, दर उल शिफा, बीमारुस्तान एंड शिफा खाना। लिखा? तुगलक डायनेस्टी का सर एक बार रिपीट करना। इसने फेमस अरे हॉस्पिटल के नाम रखे उसने, ऐसे तो फेमस हो गया वो कि ये हॉस्पिटल बनाए। तो हॉस्पिटल बोले तो दर उल शिफा, अरे लिखा दर उल शिफा, बीमारुस्तान, शिफा खाना। अनन्या समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो तुगलक डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर फिरोज शाह तुगलक, इसकी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हैपनिंग्स मैंने आपको मार्क करा दी, लिखवा दी। इसके बारे में क्या मेजर हैपनिंग है? इसने आर्मी को हेरिडिटरी करा। दूसरी बात, ट्रूली इस्लामिक का कारण इम्पोजिशन ऑफ जिजिया। अरे वो पूछ लेगा ट्रूली इस्लामिक, या उसका कारण पूछ लेगा, या जिजिया किसने इम्पोज करा, और मैंने बता दिया जिजिया बोले तो। अनन्या जल्दी जल्दी बोल दो, जिजिया बोले तो। Non-Muslim tax. इसके अलावा इस राजा की दूसरी खास बात, ग्रेट बिल्डर। इसने बहुत सारे शहर बनाए, जिसमें से फिरोजाबाद सबको मालूम है फेमस है आज पूरे हिंदुस्तान में फॉर द बैंगल्स, कांच की फैक्ट्रियां, कांच से रिलेटेड चीजों की फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज फिरोजाबाद के अंदर है। और मैंने यहाँ हॉस्पिटल्स की बात बताई, आर्टिफिशियल इसने इरिगेशन सिस्टम के लिए कैनाल्स बनाई दिल्ली में, और हॉस्पिटल्स मैंने कौन से बताए? अनन्या बताना जरा। Dar ul Shifa, Shifa Khana, Bimaristan. क्लियर है जी। तो तुगलक डायनेस्टी का खेल खत्म। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई थी। बस डायनेस्टी का नाम याद रखना है, कोई फेमस हिस्टोरिकल हैपनिंग नहीं है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लोधी डायनेस्टी में बस आखिरी राजा याद रखना है, इब्राहिम लोधी, जिसका कत्ल किसने करा? बाबर ने करा, और मुगल एम्पायर शुरू हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल याद करा दिया मैंने। वापस आ जाते हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट एरिया था 1527 की लड़ाई, बैटल ऑफ खानवा। कौन जीता? बाबर। कौन हारा? अनन्या मेरा क्वेश्चन, कौन हारा? राणा सांगा ऑफ Mewar. मेवाड़। और 1528 में फेमस लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चंदेरी। राजपूत रूलर कौन हारा? अनन्या। सर नहीं यार। अरे बताया था, मेदिनी राय। दीपांशु किसका नाम लिया था मैंने? मेजनी राय। मेदिनी राय को हराया था। ये तीन फेमस लड़ाइयां थी हमारी। इसके बाद हम बात कर रहे थे, अच्छा ताजु के बाबरी बता चुका हूं, और बाबरनामा रिटन बाय बाबर। और उसके बाद हुमायूं गद्दी पर आया। हुमायूं को यहाँ से लड़ाई लड़नी पड़ी शेर शाह सूरी से, अफगान के रूलर से, और हुमायूं भाग गया हिंदुस्तान से। हुमायूं के टाइम पर एक पुस्तक लिखी गई, जो किसने लिखी? उसी की बहन ने लिखी थी। नाम बता दो। हुमायूं नामा, रिटन बाय, अरे जल्दी बोलो। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और हुमायूं ने जिस लड़ाई में भागा था, लड़ाई का ईयर याद कर लो, 1540, बैटल ऑफ चौसा, जिसमें हुमायूं भाग गया। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया। मैंने कुछ बातें बताई थी शेर शाह सूरी की बच्चों। नंबर 1, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। सर, हाँ, उस टाइम शेर शाह सूरी मतलब आज से बिहार का रूलर था या फिर वो अफगान से आया हुआ था? अफगान से आया था जी। उसने जो सड़क बनाई थी वो काबुल। अरे अफगानिस्तान की कैपिटल बताओ जल्दी से। अफगानिस्तान की कैपिटल बताओ बच्चों।
आसिफ, कोई भी? के से शुरू है। काबुल, काबुल, काबुल। तो भैया इसने सड़क बनाई काबुल से दिल्ली तक, जिसे क्या कहा गया? हिस्टोरिकल हैपनिंग भी बता रहा हूँ, क्या कहा गया बच्चों? ग्रैंड, अरे सामने लिखा हुआ है, ट्रंक रोड। आज भी इसे जीटी रोड के नाम से फेमस है बच्चों ये। सर ये जो रोड है अभी आज भी ये पूरा काबुल तक ही है वो। देखो वही। हम देखो अब ये रोड आगे कैसी है, देखो पाकिस्तान के इलाके में कैसी है हमें नहीं पता, हमारे पास तो ये सड़क बाघा बॉर्डर तक है। अरे बाघा बॉर्डर बोले तो अमृतसर, समझते हो बच्चों? यस सर। पाकिस्तान और दिल्ली के बीच में जितनी भी बसें चलती हैं, पाकिस्तान और दिल्ली के बीच में बाघा बॉर्डर से शुरू होती है और दिल्ली तक आती है। अरे बस सर्विस समझते हो ना, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपस में इधर से उधर जाते हैं, दो कंट्रियों के बीच में। तो सर वो बस में पासपोर्ट लेके जाते हैं? हाँ, पासपोर्ट के बगैर बॉर्डर तो क्रॉस हो ही नहीं सकता ना, चाहे बस से जाओ, चाहे शिप से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का चाहे तरीका बाय रोड हो, अरे नेपाल बहुत सारे लोग रोड से जाते हैं, तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते विदाउट वीजा, विदाउट पहली बात पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरी बात खाली पासपोर्ट से बात नहीं बनेगी, उस पर वीजा होना चाहिए, अदरवाइज वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर है अभिषेक? बट नेपाल में तो सर वो है ना कि ना कोई बॉर्डर है ना कुछ, ऐसे ही चले जाओ और आ जाओ। ए भाई देखो नेपाल वालों ने रिलैक्सेशन दे रखी है कि आपके पास इंडियन आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कोई लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश में वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा खाली नेपाल ही नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल, क्या बोला है मैंने? वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है यहाँ से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जाओ। वहाँ एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरोगे तो बस वो 1 आवर का प्रोसेस होता है और वो वीजा ऑन अराइवल का ठप्पा लगा देते हैं। उनमें से एक कंट्री नेपाल है, नेपाल कह रही है वीजा ऑन अराइवल भी लेने की जरूरत नहीं है, बस इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, बात खत्म। क्लियर है बच्चे? और अब तो बहुत सारे मुल्कों ने वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे दी है हमें कि वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं जी। सर लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप लखनऊ में हो तो लखनऊ के बाद फिर 1-2 घंटे बाद नेपाल बॉर्डर आता है, तो लखनऊ वहां से फिर जा सकते नहीं हैं नहीं, ना? मेरी बात सुनो, लखनऊ के बाद नेपाल बॉर्डर नहीं आता, लखनऊ तो यूपी में है, यूपी के बॉर्डर पे बिल्कुल ठीक है नेपाल है, लेकिन लखनऊ के बॉर्डर पे नहीं है। लखनऊ से तो काफी आगे जाना पड़ेगा, लखनऊ तो फेमस शहर है हमारा यूपी का। 2 घंटे तो 2 घंटे कैसे कह रहे हो? बाय रोड? बाय रोड यस सर, नहीं। सर मैं गई हूँ यार। अच्छा, लखनऊ यहाँ से बाय ट्रेन 10 घंटे का रास्ता होगा डिस्टेंस। फिर ऐसा तो बॉर्डर क्रॉस करोगे तो भैया कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके बगैर अब बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमारी आर्मी, यहाँ हमारा ऑफिस है, वो चेक करता है, और फिर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो वो लोग भी चेक करते हैं। मैं तो बाइक से ऐसे ही गया हूँ। देखो जितना पुराने समय की बात करोगे उतना रिलैक्सेशन है। जैसे ही नेपाल में पैनिक आता है, आजकल वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ना वो चाइना के फेवर में है, तो उन्होंने हमारे बॉर्डर में सख्ती कर दी है। अदरवाइज हिंदुस्तान से डेली बहुत सारी नेसेसिटी गुड्स, डेली हमारे ट्रक यहाँ से दुनिया भर का खाने पीने का रोजमर्रा का सामान लेके जाते हैं और बेचते हैं, लेकिन वहाँ आजकल अभी एंटी सिस्टम चल रहा है, प्रधानमंत्री चाइना के फेवर का है और बहुत सारी बातें वो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, तो बॉर्डर पे चीजें बदल गई हैं अब। अरे बात समझ में आ रही है अभिषेक? यस सर, बट पावरफुल तो हम ही है ना, नमक रोक देंगे तो भी मर जाएंगे सारे। नहीं देखो, अब हम क्या रोक देंगे क्या नहीं, ये पॉलिटिकल मैटर है, हम इस डिबेट पे नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन नेपाल ऐसा मुल्क है जहां हमारे देश की करेंसी जाके 1.5 गुना हो जाती है, जहां पर पुराने समय तक तो, अरे अभी 10-15 सालों तक तो ऐसे ही वहां अरे दोनों गांव, उधर वाले गांव के लोग इधर आ जाते थे, भाग के इधर वाले उधर चले जाते थे, खेल कूद सब कुछ चलता था। लेकिन अब कुछ सालों से थोड़ी सिचुएशंस, हालात बदल रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पर वीजा जैसे सिस्टम भी आ जाए। और नेपाल जैसा ही देश, ऐसा ही हमारा कौन सा है, भूटान, यहाँ पर भी लोग इजीली फ्रीक्वेंटली अप डाउन करते हैं और हिंदुस्तान से डेली बहुत सारी नेसेसिटी गुड्स वहां जाती है, और वो ना जाए तो उनको खाने पीने को ना मिले। छोटा मुल्क है ना। सर हाँ, बट भूटान को प्रोटेक्शन तो हमारी आर्मी देती है ना। भूटान को प्रोटेक्शन हमारी आर्मी देती है ना। वो तो हम छोटे छोटे ऐसे मुल्कों की हेल्प कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो जी आपके पास इतना सिस्टम नहीं है तो हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना राजा है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हम उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन वो बनाते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं।
हमने कभी चाइना की तरह उनको अपनी आर्मी देके उन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करी है। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, चाइना ऐसा कहीं पर भी सपोर्ट देता है तो वहां वहां जाके कब्जा कर लेता है। तो हमने कभी कभी कब्जा करने की बात नहीं करी ऐसे मुल्कों पे। तो वापस आते हैं जी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, पुराना किला, और एक मैंने आपको बात और बताई थी, सिल्वर कॉइन इशू करा था, और एक एग्रीकल्चर लैंड को मापने का तरीका सिकंदर गजी, ये बता दिया था बच्चों। और 15 साल बाद बच्चों हुमायूं वापस आ गया, गद्दी पर बैठ गया, और 1 साल के अंदर हुमायूं की डेथ हो गई और उसका बच्चा 14 साल का बच्चा राजगद्दी पे बैठ गया। अकबर सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुगल एम्पायर में जो राजा रहा वो कौन? अकबर। 1556 से 1604 करीब करीब 50 इयर्स, 50 सालों तक उसने हिंदुस्तान को रूल करा अकबर ने। तो अकबर के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सबने याद कर ली। 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू हारा, अकबर जीता। और इस लड़ाई में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा किसका था? बैरम खान। मैंने नाम लिख दिए सामने। अरे दीपांशु पढ़ने में आ रहे हैं? बैरम खान। यस सर। अच्छा, जब तक अकबर छोटा था तब तक तो बैरम खान, एक्चुअली में जब तक अकबर छोटा था बैरम खान ने अकबर के नाम अकबर का चला, लेकिन रूल किसने करा? बैरम खान ने। और जब अकबर बड़ा हो गया, बात बता देता हूँ बढ़िया आपको, वो भाग के मार दिया था बैरम खान को उन्होंने कहा कि जाओ हज पे भेज दिया। हाँ, हज पर भेजा और रास्ते में कत्ल करा दिया उसका। तो और फिर उसने सारी कमान अपने हाथ में संभाल ली थी। सर उसने थोड़ा कराया था कत्ल, वो तो वैसे ही मर गया था। नहीं, ऐसा देखो, बैरम खान का कत्ल अकबर ने थोड़ा कराया। देखो ऐसा कहा जाता है कि उसको हज पे भेजा और फिर उसका कत्ल करा दिया, मतलब वापस आके वो कंट्रोल नहीं कर सका। अब हिस्ट्री में ये बातें कितनी सत्य हैं कितनी गलत हैं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक वो छोटा था बैरम खान ने उसके नाम से कंट्रोल कराया। चले जी आगे। ओके। अब यहाँ, अरे गुजरात में अकबर ने यूरोप के रूलर पुर्तगीज को हराया था गुजरात में। अरे इस टाइम पर आपको याद है 1498 शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा था किसने? वास्को डिगामा ने। शॉर्टेस्ट सी रूट किसने ढूंढा? वास्को डिगामा। नाम याद कर लो। हिंदुस्तान में सबसे पहले कहां पर आया था? कैलिकट। कौन सी कंट्री का था दीपांशु? पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज ने गुजरात के इलाकों पे कब्जे करने शुरू कर दिए थे। तो हिंदुस्तान का पहला रूलर जिसने पोर्चुगीज को हराया था कौन? अकबर। कब? 1572। और याद करो, गुजरात में पोर्चुगीज को हराने की याद में उसने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। अरे फतेहपुर सीकरी बोले तो आगरा के पास का, आगरा के साथ है अटैच फतेहपुर, जहां पर उसने अपनी कब्र भी, अपने जिंदा रहते अपनी कब्र का अरेंजमेंट कर लिया था। अरे याद हो गया बच्चों? बुलंद दरवाजा। अनन्या? यस। तो बुलंद दरवाजा किसकी याद में बनवाया? विक्ट्री ऑफ गुजरात में पुर्तगीज को हराया था, उनको भगाया था, और उसकी याद में उसने हिस्टोरिकल हैपनिंग फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। देखो शब्द आ गया जीजिया का मीनिंग जल्दी से बता दो। जीजिया इज ए हिंदुओं ने पे टैक्स, नॉन मुस्लिम टैक्स इम्पोज बाय, कौन से रूलर ने इम्पोज करा था? तुगलक डायनेस्टी के फिरोज। और यहाँ पर जब अकबर को ये घटना पता चली कि हिंदुओं के ऊपर विशेष प्रकार का टैक्स, तो उसने वो अबॉलिश कर दिया। इसने क्या बनवाया? इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अरे इबादत खाना थोड़ा समझा देता हूँ। ये अकबर सभी धर्मों में विश्वास रखता था, तो इसने विशेष प्रकार की जगह बनाई जहां पर किसी भी धर्म का, मजहब का आदमी आकर अपने अल्लाह, अपने परमात्मा की इबादत कर सकता है। और ये सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में अपने अपने धर्म, अपनी अपनी फिलॉसफी का डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट एनी डिबेट। अनन्या बात समझ में आ रही है? यस। इसे बोला गया इबादत खाना, मेड बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी, आज भी है। अरे क्लियर है बच्चों? यस। आगे चलते हैं। दीने इलाही अपने आप को टाइटल दिया इसने। अरे जिल्ले इलाही किसने टाइटल दिया था?
मैंने बताया था बचपन में आपको। औरंगजेब। ओ बच्चे, औरंगजेब अभी कहाँ आ रहा है? अभी तो अरे जिंदा पीर कहा उसने, जिले। गयासुद्दीन बलबन। हाँ, क्या बढ़िया बात है। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन रजिया सुल्ताना के बाद जो गद्दी पे बैठा स्लेव डायनेस्टी का, जिसने चहलगानी को ब्लॉक करा था, तो उसने अपने आप को टाइटल दिया था जिले इलाही शैडो ऑफ गॉड। यहाँ पर अकबर अपने आप को टाइटल दे रहा है दीने इलाही, दीने इलाही। यहाँ पर एक फेमस पुस्तक लिखी जा रही है अकबर के टाइम पर, नाम याद कर लो, अकबर नामा, रिटन बाय, अरे बोले, अबुल फजल। दीपांशु, अकबर नामा रिटन बाय अबुल फजल। हिमायू नामा रिटन बाय दीपांशु, हिमायू नामा सिस्टर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और बाबर नामा रिटन बाय या ताजू के बाबरी, बाबर। बाबर, ताजू के बाबर। बाबरी, बाबर। बढ़िया, आगे चलते हैं जी। जहांगीर। सर, हाँ बोलो जी। अकबर की बायोग्राफी में हल्दी घाटी को कवर नहीं करते हैं। देखो लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हैं, तो हम कुछ कुछ लिखना चाह रहे हैं। डिटेल इनकी तो 10-10, 12-12 पेज का डाटा है, हिस्ट्री का पूरा जो ग्रंथ है, तो उसमें से जो पेपर का पार्ट है उससे ज़्यादा ही लिखवा रहे हैं, ज़्यादा ही लिखवा रहे हैं। लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं। मेन आएगी। मेन में कहा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो मैंने 1527, 1528 बताई, ये भी सिर्फ हिस्टोरिकल हैपनिंग आपको याद कराने के लिए बता दी, वो भी कभी नहीं आई हुई पेपर में। अरे क्लियर है बच्चे? थोड़ा ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं। चलते हैं आगे। अरे चेतक के बारे में सुना होगा, महाराणा। अब चीजें ना डिटेल में चली जाएंगी, महाराणा प्रताप बीच में आ जाएंगे, तो इतनी डिटेल में नहीं लेके जा रहे। जहांगीर की बात करते हैं बच्चों। जहांगीर की वाइफ का नाम दीपांशु? नूरजहां। नूरजहां। बच्चे का नाम, इसके बच्चे का नाम जल्दी बताओ जी, मैंने हाईलाइट करा है, खुसरो। खुसरो। यहाँ हम सिखों के गुरुओं की बात करते हैं। सिखिज्म इस पूरी दुनिया में जो सबसे बाद में जो रिलीजन डेवलप हुआ है, सबसे बाद में, क्या है वो? सिखिज्म। अरे कितने साल पुराना होगा? 500 साल की करीब। 500। 500 भी नहीं हुए, 300। 300। नहीं सर, 500 हो गए। 500 हो गए। हाँ। तो सबसे लेटेस्ट जो रिलीजन पूरी दुनिया में है वो है सिखिज्म। अब सिखिज्म में आप बता दो कितने गुरु हुए, संख्या चाहिए मुझे। 10। 10। पहले गुरु का नाम गुरु नानक गुरु देव। नानक देव। और आखिरी वाले का नाम बता दो। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अब आ जाओ यहाँ पर, जहांगीर का बच्चा खुसरो, ये क्या, इसने गुरु अर्जुन देव जी को, अरे ये बता दो गुरु अर्जुन देव जी कौन से नंबर, अरे होता था ना 5वें गुरु, 6ठे गुरु। मेरा क्वेश्चन दीपांशु से है, दीपांशु को पता होना चाहिए। दीपांशु, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन थोड़ा थे, गुरु अंगद देव जी थे। ए भाई, अंगद देव भी थे, गुरु अर्जुन, अंगद देव अलग थे। अरे गुरु नानक जी ने जो अपना वारिस बनाया था वो गुरु अंगद देव जी को बनाया था, वो अलग है। टोटल 10 है बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ। ये टोटल अर्जुन देव। अर्जुन देव की नंबर बता दो, 6 होंगे। कौन बताएगा? 6 और या कोई? 6। अरे पढ़ लिया? 5th। बढ़िया, अरे पढ़ लो ना, मैंने लिखा हुआ है 5वें नंबर के। अरे पहला नंबर आपको याद है, दूसरे वाला अभी अभी दीपांशु ने बोला है। दीपांशु क्या नाम है? गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी को क्या गुरु नानक ने, एक्चुअली में उनका नाम कुछ और था, वो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आपको। उनको जब अपना वारिस उन्होंने घोषित करा गुरु नानक जी ने, तो उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना गले से लगा लिया था, तो अपने अंग से लगा लिया था। उसी दिन के बाद से उनके शिष्य का नाम हो गया गुरु अंगद देव जी। अरे क्लियर है दीपांशु? यस सर। तो यहाँ 5वें गुरु, सिखिज्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का शिष्य बन गया जहांगीर का बच्चा खुसरो खान। अरे खुसरो किसका शिष्य बन गया? गुरु अर्जुन देव। ये बात जहांगीर को गवारा नहीं हुई और उसने गुरु अर्जुन देव का, अरे बता दो, कत्ल कर दिया। कत्ल करवा दिया। तो आगे चलेंगे जी। मुगल एम्पायर और सिख एम्पायर, मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल था ना। मुगल एम्पायर, दोबारा बोले जी। मुगल एम्पायर, अगर मुगल एम्पायर और सिख एम्पायर को कंपेयर करें तो मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल था ना भैया। एरिया भी बहुत ज्यादा था, आर्मी भी बहुत ज्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थे। तो पंजाब के कुछ इलाकों पर इनका रूल चलता था, तो इनके साथ कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे समझो कुछ गांवों पे कब्जा था, कुछ गांवों पे रूल कर रहे थे,
कौन, ये जो भी ये सिखिज्म के जो हैं, और ऐसा इन्होंने कहा था कि ये हिंदवास, मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये जितने भी सिखिज्म में आए ये सब हिंदवास धर्म धोरक, क्या शब्द मैंने बोला है, मराठा, मराठा में भी हिंदवाद धर्म दौरक। धर्म धोरक, हिंदुओं की रक्षा करने का काम इन्होंने लिया था। ऐसे ही शिवाजी, अरे नाम सुना है मराठास में सबसे पावरफुल रूलर, यस सर। शिवाजी को भी बोला जाता है, शिवाजी भोसले। आगे टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा, माता का नाम, पिताजी का नाम, उनके गुरुदेव कोंडादेव, माता जीजाबाई, तो उनको भी बोला जाता है उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करा, उनको भी बोला जाता है हिंदवाज धर्म धोरक, यानी हिंदुओं के धर्म की रक्षा का काम कुछ लोगों ने करा, तो उनको बोला जा रहा है हिंदवाज धर्म धोरक। लेकिन गुरु नानक जब आए थे तो वो कोई राजा वाजा नहीं थे, वो तो एक व्यापारी के बेटे थे, और उन्होंने बस लोगों को धर्म का प्रचार करा, धर्म का प्रचार करा, पूरी दुनिया में भ्रमण करा, वो कोई राजा नहीं थे। ये तो बाद में आगे जाकर जब आगे आने वाले गुरु हुए तो उनमें से कुछ ने तलवारें उठा ली और कहा कि अब काम नहीं चलेगा, हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसा हिस्ट्री बोलती है। क्लियर है बच्चों? चलूं आगे। तो इसमें न्यू रिलीजन का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया सर? अभिषेक दोबारा रिपीट करें। इसमें फिर न्यू रिलीजन का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया सर? भैया कौन सा कॉन्सेप्ट? नए धर्म बनाने का मतलब नया धर्म बन गया, ये कैसे हो गया? अच्छा, अरे एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से सुनना सारे, जब भी इस दुनिया में कोई इस तरह के व्यक्ति आते हैं, कोई भी व्यक्ति आते हैं, वो कभी धर्म नहीं बनाते इस तरह का, वो तो क्या करते हैं, सत्य की बात बोलते हैं। अरे मैं पूरी दुनिया के रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये रिलीजन कैसे डेवलप होता है बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक को ट्रुथ का पता चल जाए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभिषेक को ट्रुथ का पता चल जाए, एनलाइटनमेंट हो जाए, तो ये हमेशा जैसा उसको अचीव होगा वैसा वो दुनिया के बाकी लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि देखो मुझे स्वर्ग जैसा फीलिंग हो रहा है और आप सब लोग भी ऐसी फीलिंग करो, वो ऐसी बातें बताएगा। जितने भी लोग उसकी बातों से मोटिवेट होंगे वो उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो जब जब ये इस तरह के लोग आए किसी भी धर्म में, जिनको पीर पैगंबर और जिनके मंदिर बने हुए हैं, तो वो फॉलोअर्स उनके बन गए, और वो फॉलोअर्स बन गए, उनकी बातों को मानने लग गए। धर्म नहीं बन रहा, कोई धर्म नहीं बन रहा, लेकिन उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स इस तरह का सिस्टम खड़ा कर देते हैं कि हम ऐसी बात मानेंगे और उस सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब ये धर्म डेवलप हो जाता है। अरे बात समझ में आ रही है अभिषेक? गौतम बुद्ध के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। 10,000 भिक्षु गौतम बुद्ध के टाइम पर 10,000 भिक्षु लॉर्ड बुद्धा के साथ चलते थे जब वो फेमस हो गए थे। 72 ईयर्स में ऊपर गए थे, और मैंने आपको बताया था 29 ईयर्स में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, नॉलेज हो गई थी, और उन्होंने अपने जैसा उन्हें रियलाइज हुआ, उन्होंने कहा दुनिया के सब लोगों को मैं ऐसा बता दूं, बताना शुरू करा। 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 लोग उनकी बातों से मोटिवेट होकर परमानेंट सब कुछ छोड़ दिया था, उनके साथ चलते थे जहां जहां वो जाते थे, और उनकी स्पीच को सुनते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे। लेकिन मजे की बात, ध्यान से सुनना, धर्म वरम कुछ नहीं बन रहा, कोई धर्म, बौद्ध धर्म का कोई नाम ही नहीं था, बस उनके फॉलोअर्स से उन्होंने एक संघ बना लिया था कि संघ में उनके साथ लोग चलते हैं, उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान, स्पीच देते रहे, 72 ईयर्स में ऊपर गए, उनके जैसा सिर्फ एक ही बना था, और वो कौन था आपके लिए बता देता हूं, महाकाश्यप उनका परम शिष्य था। महाकाश्यप, जब भी बात चल रही है तो बात पूरी कर रहा हूं जी। लॉर्ड बुद्धा जब स्पीच देते थे तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे। उस जमाने में अपने शिष्यों को क्या शब्द बोला जाता था, पाली लैंग्वेज चलती थी ना, बनते। अनन्या मैंने क्या बोला है, क्या बोला जाता था? बनते। जैसे आजकल हम किसी को बोलें कोई भी रिस्पेक्टफुली, तो उस जमाने में जब भी अपने शिष्यों को वो बोलते थे तो बनते। कोई भी शिष्य कोई बात पूछता था अपने गुरु से तो बोलते थे बनते, कि श्रीमान जी बोले तो बनते। तो हर बार जब स्पीच देते थे लॉर्ड बुद्धा, इतने सारे फॉलोअर सामने बैठे हुए सुन रहे हैं, हर बात को 2 बार बोलते थे। तो एक बार महाकाश्यप ने पूछा लॉर्ड बुद्धा से, बनते एक बार में समझ में आती है, आप 2 बार क्यों? अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। शिष्य ने, महाकाश्यप ने सवाल पूछा था, एक बार में समझ में आती है, 2 बार क्यों? लॉर्ड बुद्धा ने जवाब दिया, 2 बार बोलने पर पूरे जीवन भर बोलता रहूं और तब भी कुछ लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बोलना
और उसका ज्ञान होना बिल्कुल अलग बात है। ऐसे समझो, अरे ये जो ट्रुथ है ना, इस ट्रुथ के बारे में एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आपने इतनी बार सुना क्या है ट्रुथ, अवेकनिंग क्या है, पीर पैगंबर जितने भी जिन लोगों को ऐसा ऑब्टेन हुआ, जब ऑब्टेन हो जाता है तो ये बातें करते, जैसे कभी आपने चीनी ना खाई हो और कोई आपको समझाना शुरू करे चीनी मीठी होती है, उससे मिठाइयाँ बनती है, उसका बड़ा स्वाद आता है, तो आप कुछ रियलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ शब्दों का ज्ञान अर्जित कर लेंगे, सिर्फ शब्दों का पिटारा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन कोई आपको चीनी खिला दे, रियलाइज करा दे और उसके बाद बात करे चीनी मीठी होती है, उससे मिठाइयाँ बनती है, तो आपके मन में पानी आएगा और आप उस बात को रियलाइज कर पाएंगे। अभिषेक को बात समझ में आ रही है? यस सर। कुछ ऐसा ही ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है जिनको जब वो शब्दों से बोलते हैं तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर का मतलब 99.9% लोग जो फॉलोअर्स हैं वो उन शब्दों की कलेक्शन इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस उस ट्रुथ का नहीं होता और इसी से झगड़ा शुरू होता है और इसी से ही फ्यूचर में धर्म संप्रदाय शुरू हो जाते हैं विदाउट रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। और अगर ट्रुथ पता चल जाए तो ये धर्म मजहब की लड़ाइयाँ पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। अरे बात समझ में आई? और इनके जाने के बाद फिर जो फॉलोअर्स हैं वो अपने हिसाब से कि देखो हम सुप्रीम है, हमारे गुरुजी ने जो बताया वो सुप्रीम है और बाकी सब, तो इस तरह की फिर बातें तू और मैं, छोटा और बड़ा और झगड़ा, इस तरह का खेल शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है जी? यस सर। जबकि वास्तव में जो कोई ऐसे ट्रुथ को जान ले वो ट्रुथ यूनिवर्सल है, वो ट्रुथ एक है, चाहे वो किसी ने भी इस दुनिया में आज भी लाखों लोगों के पास ये एनलाइटनमेंट है और एक कभी भी ये धरती ऐसे लोगों से शून्य नहीं हो सकती, कभी भी, ना उस जमाने में ना आज। अरे क्लियर है जी? अब वो किसी भी धर्म के हों और कोई भी सिस्टम फॉलो करते हो। वापस आ जाऊं जी दीपांशु? और सर जैसे दुनिया को कैसे पता लगता है एनलाइटनमेंट है उसके पास? है जी, क्या आपकी आवाज क्लियर बच्चे? सर मतलब लोगों को कैसे पता लगता है कि उनके पास एनलाइटनमेंट है? भैया ये तो कैसे बता सकते हैं, ये सर तो जैसे वो एनलाइटमेंट की बात कर रहे हो, दलाई लामा के पास है ना? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं दलाई लामा। अरे मैंने आपको बताया दलाई लामा के इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तो दलाई बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूँ हर मजहब में ऐसे ट्रुथफुल लोग जिन्हें सत्य का ज्ञान है और वो उस चीज को अपने लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदाउट रियलाइजेशन सिर्फ शब्दों को इकट्ठा करना ये सत्यता नहीं है, इसमें सिर्फ झगड़े का काम है। तो अब इस डिबेट पर नहीं जाएंगे। अभी बच्चे ने पूछा कि कैसे पता चलेगा किसी को सत्य का पता चल गया। भैया ये अपने देखो, एक्चुअली में तो पता उसी को ही चल सकता, एक जिसको ट्रुथ की नॉलेज है और दूसरा जिसको ट्रुथ की नॉलेज है, वो एक दूसरे की सत्य की बात को पहचान सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। और पता कब चलेगा? जब उन्हें ट्रुथ का पता चल जाएगा, तब वो समझ सकते हैं कि सामने वाले के पास वही नॉलेज है जो उसके। दीपांशु बात समझ में आ रही है? विदाउट ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ ट्रुथ आप सामने वाले को जज नहीं कर सकते कि उसके पास ट्रुथ है या नहीं है। दीपांशु? यस सर। या तो विश्वास या फिर अब शब्द ना, या पुराने जन्मों के संस्कार उस मास्टर के पास लेके जा सकते हैं, अदरवाइज जाना मुश्किल है। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। तो वापस आ जाते हैं जी। तो यहाँ बात चल रही थी जी 10 गुरु, सबसे लेटेस्ट धर्म। गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं कहा कि सिख धर्म बना लो, वो तो उनके जो फॉलोअर्स ने गुरु नानक देव जी ने अपनी गद्दी किसको दे दी? अरे जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था गुरु अंगद देव जी को। ऐसे वो भाई कुल मिला के उन्होंने कहा कि भाई वो सत्य की बात बताएंगे। उन्होंने अपने जाने, जैसे मैंने भी बताया, अरे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी गद्दी किसको दी? यानी उनके जमाने में 10,000 फॉलोअर्स में से एक उन जैसा हो पाया था। मैंने अभी नाम बताया है, कोई बता सकता है? ध्यान से सुनो। महाकाश्यप। ऐसे भाई कोई उन जैसा बना तो उन्होंने गद्दी दे दी। तो 10 गुरु हुए और जब 10वें गुरु की बात करूं तो उन्हें अगला मिला ही नहीं जो उन जैसा बन सका। तो उन्होंने कहा कि भैया अब अगला बन नहीं रहा है, कोई पता नहीं चल रहा जिसको ट्रुथ की नॉलेज हो, तो कैसे इस ज्ञान का प्रचार करें, लोगों को ये बात पहुंचाएं। तो उन्होंने किताब बनाई, उसमें सारी कलेक्शन रख दी और कलेक्शन में सिर्फ उन 10 गुरुओं की, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बाणी नहीं है इसमें, संत रैदास, संत कबीर, कई लोगों की बाणी है। और यहाँ मजहब की बात नहीं हो रही। अगर आप कबीर की बात करें तो कबीर कोई बता सकता है? मुसलमान थे
और अगर मैं रैदास की बात करूं तो वो कबीर का तो सर कुछ पता ही नहीं चला था ना कौन नहीं, थे। देखो देखो हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते थे, तो ऐसा किताबों में लिखा है कि पैदा एक धर्म के लोगों ने करा और पाला दूसरे धर्म के लोगों ने, तो डिबेट है इसमें अपने आप में। लेकिन उनकी मजार बनी हुई है, उनको कब्र में दफनाया गया था, कब्र बनी हुई है उनकी आज भी लखनऊ में, आज भी कब्र बनी हुई है। तो कब्र बनी हुई है का मतलब मुसलमान रहे होंगे। तो कबीर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जुलाहे के बच्चे थे, एक्चुअली में जुलाहे ने उन्हें पाला पोसा है। तो आगे चलते हैं जी। ऐसी में बात कर रहा था रैदास की। रैदास, अरे नाम सुना होगा, रवि रैदास। अब ये सिख नहीं थे, ये सिख नहीं थे, ये वो जूते चप्पल बनाने का काम करते थे, लेकिन उन्हें मास्टर की पदवी दी गई, ट्रुथ की नॉलेज थी और उनकी वाणी को इसमें शामिल किया गया। अरे किताब का नाम बता दो जल्दी से। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। भैया समय की लिमिटेशन है, टॉपिक यहीं रोकना पड़ेगा। कल की